Hello everyone, this is Avni, a student of class 8 and in today's video we will be learning about the cell. तो सेल के 3 पार्ट पहले से चैनल पर अपलोडेड हैं जिसमें हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ऑन द सेम वे हमने सेल ऑर्गेनल्स भी पढ़े थे। बट अभी सेल ऑर्गेनल का एक पार्ट अभी भी लेफ्ट हुआ है जो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर और भी कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो होते हैं न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स, जीन, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड। इनको भी हम बारी बारी से आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस को हम सेल का पूरा एक ब्रेन कहते हैं। अब सेल का ब्रेन मतलब क्या, जैसे कि हैव अ लुक कि मेरे पूरी जो बॉडी है, बॉडी को कंट्रोल कौन करता है। हमने नर्वस सिस्टम अच्छे से पढ़ा है कि जो हमारी बॉडी में जितने भी बैलेंस के, जितने भी मैसेजेस के काम चल रहे हैं उसका 90% पार्ट हमारा ब्रेन ही कर रहा होता है। हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करके रखता है, हमारी पूरी बॉडी में मैसेजेस फैलाता है। तो अगर ब्रेन नहीं होगा तो एक तरीके से हमारी पूरी बॉडी करना बंद हो जाएगी और हमारी डेथ हो जाएगी। तो उसी तरीके से अगर सेल में अगर न्यूक्लियस काम करना बंद कर दे तो पूरा सेल की डेथ हो जाती है, पूरा सेल नष्ट हो जाता है। तो जो सेल ये होता है न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये जो रॉबर्ट ब्राउन थे इनने इसका इन्होंने बोला था कि एक न्यूक्लियस होता है। सेल की खोज तो पहले रॉबर्ट हुक ने कर दी थी, फिर उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज करी, फिर उसके बाद स्लीडन और स्वेलन ने वो सेल थ्योरी दी थी। फिर उसके बाद फिर रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस की खोज करी। जो न्यूक्लियस का जो पार्ट होता है ये इजीली सेल में से देखा जा सकता है। ये बहुत बड़ा पार्ट है, जैसे कि आपको यहाँ पर सेल में आसानी से दिख रहा होगा। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। अगर आपको अच्छे से ध्यान हो तो हमने जब सेल पढ़ा था, सेल के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन थी जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते थे। उसी तरीके से जो न्यूक्लियस होता है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक पतली सी लेयर होती है। पतली तो नहीं कह सकते, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है अच्छे से कि ये जो मीडियम साइज़ की जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है किसी किसी सेल्स में होती है और किसी किसी सेल्स में नहीं होती। तो किसी ऑर्गेनिजम्स में होती है, कई ऑर्गेनिजम्स में नहीं भी होती। तो जो हमारे सेल्स होते हैं, यानी जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और बहुत से और मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जिन ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको कहते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स किनको कहते हैं, जिनमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और जिस सेल में होती है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। मतलब हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल्स हैं और हम एज अ वे हम जो नाउन से अगर हम देखें तो हम यूकैरियोट्स हैं। तो ऑन द सेम वे जिन सेल्स में ये नहीं होती, मतलब जिन सेल्स में नहीं होती, जिन ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, हम उनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ऑन द सेम वे इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और इनके सेल को, उनके पर्टिकुलर सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जनरली बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया एल्गे ही होते हैं। ये कुछ जाना हमें ब्लू ग्रीन एल्गे जो होती है ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे, बस इन दोनों में ही प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। बाकी जो एनिमल्स होते हैं, बाकी जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन द प्लांट्स, उन सभी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ये तो हमने देख लिया कि सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हिसाब से टाइप क्या होते हैं। तो ये हमने एक तरीके से सेल न्यूक्लियस टॉपिक का हमने एक ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया। अब ये नेक्स्ट होता है हमारा न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये एक होलो पार्ट होता है। जैसे ये है हमारा एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में एक, जैसे कि आपको यहाँ पे स्ट्रॉबेरी स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये एक होलो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल न्यूक्लियस के बीच में। तो ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्रोमोसोम। अब एक क्रोमोसोम का काम क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनका बहुत 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 बड़ा रोल होता है रिप्रोडक्शन में। क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या, एक धागा जैसा स्ट्रक्चर दिखता है हमें, जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा अच्छे से, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि वे पतले पतले से आपको धागे दिख रहे होंगे। लेट मी जूम इट। ये आपको यहाँ पर धागे दिख रहे होंगे, इस धागे को ही, ये जो धागे हैं इन्हीं को ही हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन क्रोमोसोम्स में ही सारी हमारी जो
सारे जो जैसे कि जेनेटिक इनहेरिटेंस होते हैं वो सब क्रोमोसोम्स के अंदर ही होते हैं। अब हम क्रोमोसोम्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि क्रोमोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। अब उस पर हमने वहाँ पर देखा था कि क्रोमोसोम बहुत ही पतला और बहुत ही छोटा दिख रहा था, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। क्रोमोसोम को अगर हम जूम करें तो आपको यहाँ पर भी कुछ ऐसा क्रॉस स्ट्रक्चर सा दिख रहा होगा, कुछ उलझा सा, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपको पिक्चर दिख रही होगी। ये जो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स से दिख रहे हैं, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहते। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमेशा जोड़े में रहते हैं, यानी एक क्रोमोसोम ये है, ये एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है। ये दोनों क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये क्रोमोसोम दोनों के जोड़ों में ही रहते हैं। तो ये जनरली एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम। अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन क्रोमोसोम्स में, अब मैंने बोला कि पेयर्स में रहते हैं। अब ये जो पेयर में रहते हैं तो यही पेयर, अगर मैं इसको मतलब पेयर में दो क्रोमोसोम्स एक पेयर बनाते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 23। मतलब कितनी पेयर होती हैं क्रोमोसोम्स की? 23 पेयर होती हैं क्रोमोसोम की। तो अब मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले बोला था कि ये क्रोमोसोम्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। तो इनकी की वजह से जो आने वाला बच्चा होता है उसका सेक्स डिसाइड होता है कि वो गर्ल है या बॉय है, उसका जेंडर पता चलता है। तो अब वो कैसे होता है पहले हम वो देख लेते हैं कि ये है हमारा क्रोमोसोम। अभी जो क्रोमोसोम होता है ये जोड़ी में रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 23 क्रोमोसोम्स, इनकी 23 पेयर्स होती है। ये मेल में भी वही होते हैं, फीमेल में भी वही होते हैं। पर क्या होता है, मतलब फीमेल में भी 23, मेल में भी 23। पर अब ये फंडा क्या होता है कि जो फीमेल में तो सारे क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं। लेट सपोज एक क्रोमोसोम एक्स, हम एक क्रोमोसोम को नाम देते हैं एक्स, तो वो एक क्रोमोसोम जो एक्स है उसी के जैसे सारे एक्स, ऐसे एक्स एक्स एक्स, मतलब सब एक जैसी क्रोमोसोम है। जैसे कि एक क्लास में जो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मतलब सब बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं। पर अगर उसी में से अगर कोई एक नॉन यूनिफॉर्म में अगर कोई बच्चा दिख जाए तो फिर वो एक अलग पेयर बन जाएगी उसकी, राइट। तो फिर वही उसको मतलब मैम पनिशमेंट देंगी टीचर। तो वही होता है यहाँ पर। तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे तो सब एक्स क्रोमोसोम्स और ये सब एक्स एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं। पर क्या होगा कि जो ये तो मेल्स में जो 23rd पेयर होती है क्रोमोसोम्स की वो अलग होती है। लेट सपोज जो अलग वाली पेयर है वो है एक्स और वाई, ओके। तो मतलब सारे एक्स 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 थे, मतलब सब यूनिफॉर्म थे। पर जो लास्ट पेयर थी, मतलब जो 23rd पेयर थी वो सबसे अलग थी। और इसी के वजह से सारे मतलब वो जो प्रोडक्शन है उसका जो बच्चा है उसका जेंडर डिसाइड होता है। तो जो वुमेन्स होती हैं, ये सब मेल्स के बारे में था, राइट। जो वुमेन्स होती हैं उसमें सभी सेल्स एक जैसे होते हैं, मतलब सभी क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं। लेट सपोज दिस इज अ एक्स क्रोमोसोम, this is a female chromosomes and this is male chromosome। अभी जो फीमेल क्रोमोसोम है अगर मैं इसका अगर ये मेल क्रोमोसोम है तो अगर मैं इसका एक्स फीमेल क्रोमोसोम में डाल दूँ और अगर ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल क्रोमोसोम से मिट जाएँ, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, एक बार और समझते हैं अच्छे से कि मान लीजिए ये है एक वुमन का क्रोमोसोम और ये है एक मेल का क्रोमोसोम। अब अगर ये मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिल जाए तो जो आगे का जो बेबी होगा उसका सेक्स होगा गर्ल चाइल्ड, मतलब जो बच्चा होगा वो गर्ल चाइल्ड होगा। ऑन द सेम वे अगर बैक क्रोमोसोम मिल जाए एक्स क्रोमोसोम से तो वो क्या होता है, वो देगा जो आने वाला जो बच्चा होगा उसका जेंडर क्या होगा, उसका होगा बॉय, मतलब वो मेल जेंडर होगा। तो ये आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा इफ़ यू आर न्यू। तो ये इसलिए हम इसको अच्छे से जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आप ये बात समझ लीजिए कि जो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये मिलकर बनाते हैं एक गर्ल चाइल्ड को, और जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं ये मिलकर बनाते हैं एक मेल क्रोमोसोम को। अब मैं यहाँ पे मैं एक और बात बता देती हूँ कि ये क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं, अभी आपको लगेगा कि ये फीमेल में कैसे पहुँच गए। तो ये जो स्पर्म जब मेल से फीमेल में जब जा रहा होता है तो ये भी तो एक सेल ही है ना, स्पर्म भी एक सेल ही है। तो मतलब इसमें वही स्ट्रक्चर होगा जो इसमें है। तो इसमें जो ये ऐसे क्रोमोसोम्स हैं तो यही क्रोमोसोम अब जाकर फीमेल के जब ओवम से मिलेंगे तो अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, पर जब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तब मैं इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। लेट्स ड्रॉप आउट दिस मैटर हेयर इटसेल्फ।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यहाँ पर एक क्रोमोसोम टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है, राइट। अभी हम क्रोमोसोम टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। मतलब ये हमने क्रोमोसोम अकेला टॉपिक पढ़ लिया है, पर जैसे कि हमने न्यूक्लियस टॉपिक अभी न्यूक्लियस की मैंने डेफिनेशन बता दी, पर मैं अभी भी उसी के बारे में पढ़ रही हूँ, मतलब पढ़ा रही हूँ। तो और जो इसी तरीके से अभी क्रोमोसोम है, अब इसके ही सब टॉपिक्स आएंगे, वो है जीन। तो इस पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कि ये हमारा क्रोमोसोम होता है ना, आपको इस पिक्चर में और मैंने बताया था कि ये पेयर्स में रहते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये पेयर्स में, तो अब इनका जो लास्ट, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको जूम करके बता देती हूँ कि ये जो है इसकी जो एक, मान लीजिए कि ये एक इसका पैर है, तो इसके एक पैर से ये इस तरीके से चला कुछ जा रहा है, राइट, ये कुछ जा रहा है। तो यही जो होता है हम इसी को कहते हैं जीन। आपने अक्सर वो एक पॉइंट सुना होगा, जीन, तो यही होता है जीन। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसी को मैं मानूँ, इसको मानूँ, इसको मानूँ, इसको मानूँ, आप किसी को भी मान लीजिए। जो ये पॉइंट है यही होता है हमारा, ये होता है, इसी को ही कहते हैं हम जीन। ये जो जीन होता है ये इसी तरीके से ऐसे जाता रहता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। जीन की जो खोज करी थी, हम जीन के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। जीन की जो खोज करी थी वो करी थी जोहानसन ने। और फिर जीन जो है, जीन को आगे चल के जो जीन होती है वो डीएनए में बदल जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर, जैसे कि मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर कि ये जीन है, ठीक है। और फिर यही आगे चलकर और एक अलग स्ट्रक्चर में बढ़ गई। लेट्स सी दिस इन मोर अच्छे से देखते हैं हम इसे कि ये एक डीएनए। हम अब जो ये जीन थी, जीन को अच्छे से देख लेते हैं हम कि ये जो जीन है, ये जीन है, राइट। और फिर यही जीन आगे चलकर बन जाएगी हमारा, क्या बन जाएगी, डीएनए बन जाएगी। अब हम डीएनए के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो फिर डीएनए से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये डीएनए और आरएनए के बारे में, इसके बारे में हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। उनका मेन काम क्या होता है कि ये होता है हमारा सेल में होते हैं न्यूक्लिक एसिड। सेल में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो होते हैं दो तरीके के, यानी ये जो न्यूक्लिक एसिड हैं ये दो तरीके के होते हैं, डीएनए एज वेल एज आरएनए। आप इनके फुल फॉर्म्स पे जाएंगे तो इनका लास्ट वर्ड भी एसिड ही होता है। ये है ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड और फिर डाइऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे आपको एसिड दिख रहा होगा, तो ये ये एसिड होते हैं एक तरीके के। अब हम अच्छे से डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है हमारा डीएनए। अब ये जो डीएनए होता है, लेट्स चेंज द कलर। ये जो डीएनए होता है ये एक ऐसा उलझी हुई चीज़ होती है। ये डीएनए एक बहुत ही लेंथी टॉपिक होता है और बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक भी होता है। जो डीएनए है इसकी सबसे पहले खोज करी थी कार्लसबर्ग ने। खोज मतलब इसको डिस्कवर किया था कार्लसबर्ग ने। ये जो कार्लसबर्ग थे, इन्होंने फिर इन्होंने बस ऐसे इसको डिस्कवरी कर दी थी, फिर उसके बाद इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था। फिर आगे चल के इसका स्ट्रक्चर और अच्छे से साइंटिस्ट ने इसकी और अच्छे से बताया कि ये ऐसा होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और जिसको हम अभी इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो डीएनए होता है, डीएनए में सबसे ज़्यादा हम इसको यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए में सबसे ज़्यादा डीएनए में, जैसे कि हमने देखा कि बहुत सी चीज़ों में कुछ, जैसे कि ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में हमारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं, मतलब उसकी अधिकता होती है। और इसी तरीके से जो डीएनए होता है, अब डीएनए तो पहले ही सेल का कितना छोटा पार्ट होता है, इसमें सेल तो होंगे नहीं, इसमें होते हैं फॉस्फोरस। डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस पाया जाता है, डीएनए में फॉस्फोरस। और हम इसकी क्वालिटीज, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। तो ये डीएनए में है, इसमें फॉस्फोरस होता है। और फिर डीएनए में ही अब एक बॉन्ड होता है। अब आप बॉन्ड को नहीं समझ पा रहे होंगे, बॉन्ड क्या होता है, लेट्स चेंज द कलर। कि जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड का मतलब ये होता है कि एक चीज़ जब दूसरे चीज़ से जुड़ी हुई होती है, तो जो जोड़ने का होता है, हम इसको कहते हैं बॉन्ड। अच्छे समझ में नहीं आया आपको? तो देखो, मतलब एक चीज़ को जब दूसरी चीज़ से जोड़ा जाता है, तो वो उसमें एक पतली सी किसी चीज़ से जोड़ेंगे तो वहाँ पर एक बॉन्ड लगता है। जैसे कि आप हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं, टेक एनी एग्जाम्पल बाय योर सेल्फ, कि आप जब किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं तो उसमें बीच में बॉन्ड बनता है। उसी तरीके से जो हमारा H2O है,
ये वाटर का फॉर्मूला होता है। मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। ये जो है H2O है, मतलब H2O मतलब H जो है यानी जो हाइड्रोजन है, इसके दो बॉन्ड हैं। मतलब ये हाइड्रोजन एक है और एक और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। तो मतलब ये क्या हुआ कि ये एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, मतलब इनके बीच में बॉन्ड है, तभी तो एक तरीके से जुड़े हुए हैं, राइट। तो फिर यही हुआ, हमने यही पढ़ा है। तो बस यही होता है इसमें। यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर किसके बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, और क्या काय के बॉन्ड होते हैं, और ऑक्सीजन के बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन के बॉन्ड तो होंगे नहीं, यहाँ पर काय के बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर होते हैं हाइड्रोजन के बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, ये बहुत ही ये हम कह सकते हैं कि ये बहुत कमज़ोर बॉन्ड होते हैं, पर डीएनए भी छोटा होता है, तो फिर उस हिसाब से ठीक है। ये जो डीएनए होता है, ये फिर इसके अंदर हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है कि इसमें थायमीन पाया जाता है। अब आप थायमीन आपको समझ में नहीं आया होगा, ये आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, एक पतली पतली सी निप टाइप की। ये जो निप है, मान ली ये जो निप है, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। अभी आपको यहाँ पर एक और टॉपिक है, आरएनए के बाद हम न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट करेंगे। डीएनए के करेक्ट बाद हम आरएनए पढ़ेंगे, क्योंकि डीएनए पढ़ लिया तो आरएनए बहुत ईजी हो जाता है। और वैसे भी हम आरएनए के बारे में इससे करेक्ट एक क्लास पहले हम आरएनए के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इट्स नॉट वेरी टफ फॉर आवर सेल्फ, राइट। सो सबसे पहले क्या हुआ कि फिर ऐसे गए और फिर ये डीएनए बन गया था। फिर ये जो डीएनए है, फिर इसमें क्या होता है, इसमें थायमीन होता है। तो ये जो चार होते हैं, ये आपको ये जो चार चीज़ें दिख रही होंगी, इन चारों को हम कहते हैं, इनको कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। अब ये चार हैं, इनको क्या कहते हैं, ये जो हम इसको कह सकते हैं थायमीन, जो इसका थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये चार होते हैं। ये चारों हर डीएनए में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें मेनली क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है थायमीन। और अब ये हमने ये सभी डीएनए का हमने एक ऊपर का पार्ट पढ़ लिया, तो यही डीएनए का मेनली यही सब कुछ हम पढ़ते हैं। और फिर अब इसके बाद हमने अब इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो डीएनए होता है, ये आरएनए से ये क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम से जीन निकलता है, जीन के बाद ये जो होता है ये निकलता है डीएनए के सेम टाइम आरएनए होता है। और जो डीएनए होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डाइऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड। ये इसका माय नेम इट इज़ वेरी क्लियर कि एक एसिड होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो फिर इसके बाद इसकी खोज कौन ने करी थी, मतलब इसकी डिस्कवरी करी थी कार्लसबर्ग ने। इसमें जनरली क्या पाया जाता है, इसमें मैक्सिममली क्या पाया जाता है, वो होता है हमारा फॉस्फोरस, राइट। इसमें काय का बॉन्ड होता है, इसमें हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। इसमें मेनली क्या पाया जाता है, थायमीन क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आरएनए की तरफ। तो जो आरएनए है, आरएनए के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आरएनए का स्ट्रक्चर ये होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो फिर ये जो आरएनए है, इसमें क्या होता है, ये जनरली हम लोगों में नहीं पाया, हम लोगों में भी पाया जाता है। बट आपको अगर अच्छे से अगर आप ऐसे मान सकते हैं कि ये है हमारा डीएनए, ये है हमारा डीएनए, और जो ये डीएनए है, इसके तरफ ही एक तरफ आरएनए होता है। आरएनए का काम है, मतलब ये डीएनए भी काम करता है और आरएनए भी काम करता है। और जो ये बैक्टीरिया और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि कोरोना में अक्सर आपने सुना होगा कि कोरोना में होता है आरएनए। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि इसमें दो आपको एक अजीब तरीके के धागे दिख रहे होंगे, ये क्या होती हैं, दो धागे होते हैं। पर जो यहाँ पर ये जो आरएनए होता है, आरएनए में सिर्फ और सिर्फ एक धागा होता है। तो फिर ठीक है, तो फिर इसमें भी आपको यहाँ पर मैंने जैसे आपको अभी बताया था यूरेसिल, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। और उसमें क्या पढ़ा था हमने, उसमें पाया जाता है थायमीन, राइट। उसमें क्या पाया जाता है, मैक्सिममली एक्सेसिव क्वांटिटी में थायमीन, और इसमें क्या था, यूरेसिल, ठीक है। अब ये जो हमने देखा था कि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर अब हम एक अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जो आरएनए होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये मेनली तीन तरीके के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए क्या होता है, टीआरएनए ये होता है हमारा ट्रांसफर आरएनए। और फिर क्या होता है, आरएनए। तो क्या है पूरा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए,
mRNA का क्या होता है? मैसेंजर RNA। mRNA का मतलब क्या हुआ? मैसेंजर RNA। माय नेम इट इज़ वेरी एंड वेरी क्लियर कि क्या करता है? मैसेज फैलाता है। अभी मैसेज मतलब किस चीज़ का मैसेज फैलाता है? तो जनरली क्या होता है कि हमने जैसे कि पहले की क्लासेस में पढ़ा था कि राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है हमारा प्रोटीन बनाना। तो ये जो RNA होता है ये न्यूक्लियस में होते हैं। ऑन द सेम वे ये राइबोसोम में भी पाया जाता है। अब ये जो RNA ये 3 तरीके के थे, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA और rRNA। ये जो मैसेंजर RNA था, अब देखो अगर हम अच्छे से देखें, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ें तो क्या था कि मेन काम क्या है राइबोसोम का? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन कैसे बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं 20 अमीनो एसिड से। अब ये 20 अमीनो एसिड होते हैं, इसके सिर्फ कुछ ही अमीनो एसिड हमारी बॉडी में होते हैं। कुछ अमीनो एसिड हमें बाहर से हमारे डे टू डे जो डाइट होती है उससे 10 अमीनो एसिड हमें चाहिए होती है। मतलब 10 अमीनो एसिड हमारी बॉडी में पहले से ही, और 10 अमीनो एसिड हमारी जो डे टू डे जो डाइट होती है, डेली डाइट होती है, उससे 10 अमीनो एसिड आराम से मिल जाते हैं। अब जो ये 15 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये इसकी और ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है प्रोटीन की, जिसके बारे में न्यूट्रिशन टॉपिक में न्यूट्रिशन चैप्टर था हमारे, जिसकी वीडियो पहले से चैनल पर अपलोडेड है। हमने उसमें अच्छे से जाना था कि कौन को अच्छे से ज़्यादा ज़रूरत होती है, कौन को क्या होता है, तो वो हमने न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है कि 10 अमीनो एसिड पहले से बॉडी में है और 10 अमीनो एसिड हमें बाहर से डाइट से लेने हैं। अब क्या होगा कि जो 10 अमीनो, तो अब छांटना पड़ेगा ना कि मान लीजिए कि ये mRNA है, ये जो मैसेंजर RNA होते हैं, ये क्या होता है, ये मान लीजिए मैसेंजर RNA चाचा है, तो ये क्या करता है, ये बाहर देखता है, जो चाचा नहीं है ये बाहर देखते हैं कि ये 10 अमीनो एसिड जो हैं ये हमारे बॉडी में पहले से हैं या नहीं है। अगर ये हैं तो ये बोल देते हैं कि तुम जाओ, हमें नहीं चाहिए हो तो ठीक है। जो नहीं होते उसको ये बोल देते हैं कि उसको चूज़ कर लेते हैं, मतलब उसको परखते हैं। पहला टॉप क्या हुआ इसका? परखना, मतलब पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन करना। तो फिर क्या होता है, फिर ये tRNA को मतलब ट्रांसफर RNA को मैसेज दे देता है कि एक काम करो। ट्रांसफर RNA का भी काम आपको नेम से समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफर RNA का काम क्या होगा। जनरली इसका काम यही होगा कि ये जो अमीनो एसिड है इसको ये राइबोसोम तक पहुंचा दे। अब क्या होगा कि जो मैसेंजर RNA ट्रांसफर RNA को वो उसने बोल दिया कि देखो भैया ये रहे 10 अमीनो एसिड, तुम इसको राइबोसोम तक पहुंचा दो। तो ये ट्रांसफर RNA जाएगा, rRNA को देगा, जो rRNA है ये जाकर बोल देगा राइबोसोम को, लो तुम्हारी अमानत। फिर वो वहाँ पे जाके प्रोटीन बनाएगा। 10 अमीनो एसिड पहले से थे, 10 अमीनो एसिड बाद में आ गए, मिलकर 10 हो गए 20 और बन गया हमारा प्रोटीन। अब ये हो गया, हमने RNA का टॉपिक हमने जनरली कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, हमने DNA टॉपिक में पढ़ा था कि जो DNA होता है इसमें जनरली क्या पाया जाता है? थायमीन। और जो हमारा ये जो RNA है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है हमारा यूरेसिल एक्सेसिव क्वांटिटी में पाया जाता है, राइट। तो ये यूरेसिल है, तो फिर ये यूरेसिल मतलब ये वही है। यूरेसिल क्या है, ज़्यादा घबराइए मत। यूरेसिल क्या होता है? ये एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड कैसे, जो आपको इस पिक्चर में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, इस पिक्चर में कि ये आपको धाड़ियाँ से दिख रही हैं, यही होती है हमारी इनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो फिर यहाँ पर भी आपको दिख रही होंगी कुछ इस तरीके की धाड़ियाँ, इनको भी हम क्या कहते हैं? इनको भी हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब ये जो है ये क्या होता है? ये सिंगल बॉन्डेड होता है। और जो हमारा ये DNA था इसमें 2 लकीरें थी, ऐसी थी, और ये जो हमारा RNA है ये एक ही है। तो मतलब ये जल्दी बना देगा। मतलब जो वायरसेस, बैक्टीरिया और तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी के अंदर क्या होता है? उन सभी के अंदर होता है RNA। और जो हमारा जो DNA होता है, DNA बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे कि हम हाथी और एनिमल्स और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? DNA। और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सब में क्या पाया जाता है? इन सब में पाया जाता है RNA। अब मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में, अगर आपको याद हो तो, बताया था कि हमारी बॉडी में जो कोरोना होता है वो कैसे एंटर होता है, कि उसमें AC2 रिसेप्टर जो होता है, हमारे लंग्स के जो सेल होते हैं उसमें AC2 रिसेप्टर होता है। फिर वो उसको जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसको लगता है कि ये हमारा कोई न्यूट्रिएंट है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसमें थोड़ा बहुत वो स्पेस भी होता है, पोर्स भी होते हैं, तो वो उसको अंदर की तरफ
निगल लेती है। फिर उसके बाद फिर वो ना पूरा सेल जो है वो हाईजैक, वो जो क्या है कि जो हमारा कोरोना जो होता है वो हमारे पूरे सेल को हाईजैक करके रख देता है। अब हमने थोड़ा है ना एक चैप्टर पीछे जाएं तो क्या पढ़ा था हमने राइबोसोम के बारे में। ये जो राइबोसोम क्या होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये प्रोटीन बना रहा होता है तो उस टाइम पर क्या ये, जैसे कि आप अगर आप इमेजिन कर सकें तो आप फोटोकॉपी मशीन को इमेजिन कर सकते हैं। ये क्या करता है कि ये फोटोकॉपी से छाप 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 ये क्या करता है, पूरे प्रोटीन को छापता रहता है। अब ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये बहुत ही सीधा होता है। अब ये न्यूक्लियस चाचा होते हैं, ये क्या करते हैं, सो राइबोसोम जो हमारा कोरोना होता है वो चालाक कोरोना वो आता है और न्यूक्लियस को बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम राइबोसोम को आदेश तो ऑर्डर दो कि वो मेरी कॉपी बनाए। वो पूरा हाईजैक कर देता है। वो इतना सा कोरोना, आप सोचिए सेल ही कितना छोटा होता है और उसमें EC2 रिसेप्टर से वो होते हुए वो अंदर चले जाते हैं। मतलब वो ही किताब इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना छोटा होता होगा। वो न्यूक्लियस जो है, वो न्यूक्लियस फिर वो न्यूक्लियस को लगता है कि भैया ये कुछ अच्छे काम से आया होगा, क्योंकि हमें पता है कि वो कोरोना बुरा है, पर हमारे कोरोना जो है वो वायरस है, वो उसके अगर वो कोरोना कोविड-19 हमको डिसीज हो गई तो हमारी पूरी बॉडी मतलब हमें डेथ भी हो सकती है, राइट। तो पर हमारे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस चाचा को पता नहीं है। वो दे देते हैं ऑर्डर राइबोसोम को कि तुम चलो इसकी कॉपी, इसकी फोटोकॉपी निकाल दो, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रखते हैं हम। तो क्या होता है, जो राइबोसोम होता है वो बेचारा भोला भाला वो सबकी अब बहुत सारा कॉपी बनाने लगता है। तो अगर आपने इस पिक्चर में देख सको कि आप खुद सोचो कि जब आप दो पेज की फोटोकॉपी करवाने जाओगे शॉप पर तो उसमें तो ज़्यादा देर लगेगी, पर अगर आप एक पेज फोटोकॉपी करवाओगे तो उसमें जल्दी हो जाएगी, राइट। उसी तरीके से कि तो फिर मतलब कंपैरेटिवली देर लगेगी। तो फिर ये जो डीएनए है, डीएनए में मतलब 2 लकीरें हैं, तो इसको बनने में थोड़ी मामूली सी देर लगेगी कंपैरेटिवली टू आरएनए। अब ये जो कोरोना होता है, कोरोना में होता है आरएनए। अब ये जो जब बोलता है कि तुम मेरी फोटोकॉपी बनाओ, किससे, राइबोसोम से, तो वो जब बना रहा होता है जल्दी आरएनए बन जाता है। आरएनए जल्दी पूरी फोटोकॉपी हो जाती है उसकी। और फिर वो कब एक कोरोना जब हमारी नॉस्ट्रल से और फिर जब पूरी बॉडीज में हमारी नेसल कैविटी से जब गया, सेल तक गया, फिर उससे वो कब एक कोरोना हजारों करोड़ों और कब अरबों खरबों में बदल जाए हमें पता नहीं चलता। तो फिर उस टाइम पर जब हमारी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी, उस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे कि क्या मतलब हमारे कोरोना कैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, राइट। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी आज की वीडियो में, तो पर मैंने आपको बता दिया कि आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। आप आई होप सो कि अब आरएनए में सिंगल बॉन्डेड होता है और ये इसके 3 तरीके के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। मैंने सीक्वेंस से नहीं लिखा, पहले ही बता चुकी हूँ, हाँ ठीक है। और फिर इसमें जानता यूरिसेल पाया जाता है, सिंगल बॉन्डेड होता है, वायरसेस बैक्टीरिया में पाया जाता है, राइट। सो अब आप अच्छे से परख सकते हो कि अब क्या है। अगर मान लीजिए यह है हमारा डीएनए और यह है आरएनए, राइट। मतलब कुछ ज़्यादा दोनों में अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अगर मैं डीएनए में होता है थाइमिन और आरएनए में क्या होता है, यूरिसिल। मतलब अगर मैं यूरिसिल आरएनए में डाल दूँ और उसको यूरिसिल डीएनए में पटक दूँ और फिर उसके बाद क्या करूँ, इसका एक बॉन्ड हटा दूँ और जो हमारा थाइमिन था, थाइमिन को आरएनए में डाल दूँ और इसका जो एक बॉन्ड था मैं इसमें डाल दूँ, तो फिर क्या ये एक दूसरे में बदल सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल बदल सकते हैं। तो फिर आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने जाना कि क्या होता है न्यूक्लियस, क्या होता है न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स, जीन, डीएनए, आरएनए और क्या होता है हमारा nucleotide. So thank you for seeing this video. Here the topic cell is completed. Congratulations, you have got the whole topic cell, right? Thank you for seeing this video. Till then, goodbye, take care.